डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत समावेशी शिक्षा पर आधारित वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद अर्थात रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे होते हैं अर्थात जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित होते हैं, वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं, समावेशी बालक विषमांगीय समूह बनाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावेशी आवासीय संस्थाएं कहाँ पाई जाती हैं? समावेशी आवासीय संस्थाएं अमेरिका में हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि किसकी तुलना में कम होती है? मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु क्या ध्यान रखना चाहिए? मंदित बालकों की शिक्षा हेतु रुचि एवं अभिप्रेरणा का ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। पिछड़े बालकों के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला है सामान्य पिछड़ापन और दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अपवंचित बालकों के प्रकार है। अपवंचित बालकों के प्रकार में सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक और शैक्षिक रूप से वंचित बालक को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके ऊपर लागू नहीं होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख बधिर बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है? ब्रेल लिपि का संबंध दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एलेक्सिया संबंधित है। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिस्ग्राफिया दोष पाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया मुख्यतः पठन दोष से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के तृतीय रविवार को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्यों में निर्देशन, शोध कार्य एवं प्रशिक्षण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बालकों का संबंध किससे होता है? वाणी बाधित बालकों का संबंध भाषा बाधित, श्रवण बाधित और अधिगम असमर्थता बाधित बालकों से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भाषा का कौशल है। भाषा का कौशल बोलना, पढ़ना और लिखना है। बोलना, पढ़ना और लिखना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता 2/20 होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हकलाने का प्रमुख कारण क्या है? हकलाने के कारणों में वंशानुक्रम एवं वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला प्रयागराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? मनोविज्ञान शाला प्रयागराज की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों के आधार पर किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से दृष्टि
बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी कितनी होती है? आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी 20 से 70 फीट के आसपास होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या है? कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 33 से 51 डेसिबल है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या है? गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 70 से 89 डेसिबल के मध्य होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मान समंदाता का अर्थ क्या है? मान समंदाता का अर्थ औसत से कम मानसिक योग्यता से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वाक दोष के कितने प्रकार है? वाक दोष 6 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के वर्गीकरण का आधार क्या होगा? श्रवण बाधित बच्चों के वर्गीकरण का आधार डेसिबल होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाधिता का प्रतिशत कितना होता है? पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चों की बाधिता का प्रतिशत 100 होता है, अर्थात 100% होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मंद बुद्धि अक्षमता केवल जन्मजात होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, पिछड़े बालकों की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं कहाँ से? बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को विद्यालय से, परिवार से, मित्र मंडली से और विद्यालय से सीखते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन हैं? बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता टर्मन महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड विने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण कब दिया? अल्फ्रेड विने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण सन 1905 ईस्वी में किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की? प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में किया। यह मनोविज्ञान शाला विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला थी और यही से दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान से पूर्ण रूप से अलग हो गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है, 25 से कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विने स्केल का विकास किस देश में किया गया? स्टैनफोर्ड विने स्केल का विकास अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा किस प्रकार के बच्चों को दी जाती है? हस्तशिल्प की शिक्षा मंद बुद्धि बालकों को दी जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रावधान संविधान के मुख्य धारा, समन्वित शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा में उल्लिखित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकलांग शिक्षा के प्रमुख आधार क्या हैं? विकलांग शिक्षा के प्रमुख आधार में मानसिक स्थिति, शारीरिक विकलांगता एवं आवेगात्मक स्थिति को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा सदैव ही बाल केंद्रित होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
निर्देशन के साथ क्या होना आवश्यक है? निर्देशन के साथ परामर्श का होना आवश्यक है, अर्थात निर्देशन और परामर्श साथ साथ चलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विकलांगों के कल्याण की बात कही गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 46 में विकलांगों के कल्याण की बात कही गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या 10 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निरीक्षण के कितने प्रकार हैं? निरीक्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह कौन सी गैर सरकारी संस्था है जो अभावग्रस्त बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है? तो एनजीओ एक ऐसी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है जो अभावग्रस्त बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर काम करती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निर्देशन में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? निर्देशन में हम औपचारिक या फॉर्मल माध्यम का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का महत्व किस क्षेत्र में है? व्यावसायिक निर्देशन का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श में किस प्रकार का संबंध है? निर्देशन एवं परामर्श में गहन एवं अन्योन्याश्रित का संबंध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? हेविट महोदय ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बतलाया है, हेविट महोदय ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों या बालकों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे किस प्रकार की लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं? तो आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष कहाँ हो सकता है? कान के अंदर भी हो सकता है, कान के बाहर भी हो सकता है, कान के मध्य में हो सकता है, अर्थात तीनों ही जगह हो सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता में हकलाना को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या से संबंधित समाधान किसके माध्यम से दी जाती है? परामर्श में व्यक्ति को समस्या से संबंधित समाधान वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीएटी और सीएटी के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो टीएटी और सीएटी के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जबकि सीएटी का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट। सीएटी छोटे बच्चों के व्यक्तित्व मापन का तरीका है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? अर्थात टीएटी थेमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो कुल कार्डों की संख्या 31 होती है। इस 31 कार्ड में से एक कार्ड सादा होता है जिस पर कोई भी चित्र नहीं बना होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर क्या है? तो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर 90 से 100 के बीच है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगता वर्ष घोषित किया है? तो यूनेस्को ने सन 1982 को विकलांगता वर्ष घोषित किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
अस्थिबाधिता के कारण है, तो अस्थिबाधिता के कारण में जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, या किसी बीमारी से भी बालक अस्थिबाधित का शिकार हो सकता है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, वाक दोष कितने प्रकार के होते हैं? वाक दोष 6 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 75 से 69 डेसिबल हो सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक कौन हैं? ए सर्वे ऑफ गिफ्टेड ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक हैविंग हर्स्ट महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधार क्या बताया है? तो मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बालकों के बीच में विभेद करने का जो कारण बताया है वह है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो समस्यात्मक बालकों की पहचान निरीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा एवं विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामूहिक परीक्षण होता है। सामूहिक परीक्षण शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों ही प्रकार का होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु कौन कौन से परीक्षण है? तो पिछड़े बालकों की पहचान हेतु सामान्य बुद्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है एवं नैदानिक परीक्षण को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वीएन दास के अनुसार वंचित बच्चों के लक्षण नहीं है। वीएन दास के अनुसार वंचित बच्चों के लक्षणों में उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट वर्ग के बालक में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो विशिष्ट वर्ग के बालकों में सामान्य वर्ग के बालकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। तो बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधियों में मनोविश्लेषणात्मक विधि और परिनिरीक्षण विधि को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, CAT अर्थात चिल्ड्रेन ए परसेप्शन टेस्ट अर्थात बाल संप्रत्यय परीक्षण किससे संबंधित है? तो बाल संप्रत्यय परीक्षण या CAT परीक्षण बच्चों से संबंधित है, जिसे बेलाक महोदय ने दिया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निर्देशन के प्रकार हैं। तो निर्देशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यक्तिगत निर्देशन और तीसरा है व्यावसायिक निर्देशन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य किस स्तर से प्रारंभ होना चाहिए? तो निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य उच्च प्राथमिक स्तर से होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण हैं। तो परामर्श से संबंधित उपकरणों में संचित अभिलेख है, साक्षात्कार है, आत्मकथाएं हैं और निरीक्षण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अच्छी निर्देशन सेवा सदन होती है। तो अच्छी निर्देशन सेवा सदन बाल केंद्रित होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा किस प्रकार के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा श्रवण बाधित बच्चों के लिए किया जाता है, यानी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम जो बालक सुन नहीं सकते हैं उनके लिए किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयोगी है? तो चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा उपयोगी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किस अक्षमता से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया शब्द लेखन संबंधी अक्षमता से संबंधित है। इसी संबंध में अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग विशेषकर पिछड़े बालकों के लिए किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक उपकरण कौन कौन से हैं? तो दृष्टिबाधित शैक्षिक बच्चों के लिए उपकरण टेलर फ्रेम है,
ब्रेसलेट है और ध्वनि रहित कैसेट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने महोदय को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशा तथा उनकी न्यूनता है? यह कथन गार्डन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है? यह कथन किसका है? रूथ स्ट्रेंग का है। अर्थात रूथ स्ट्रेंग ने कहा परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों के किराए में कितने प्रतिशत छूट देता है? तो रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को 100% किराए में छूट देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र की संख्या कितनी है? तो विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या 17 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक, यहाँ बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मानसिक रूप से विकलांग बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई थी? तो अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत सन 1976 ईस्वी में की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकास की अवस्थाओं के दृष्टिकोण से समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो विकास की अवस्थाओं के दृष्टिकोण से जो समस्यात्मक बालक हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आरसीआई का पूर्ण रूप क्या है? आरसीआई का पूर्ण रूप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद को कब पंजीकृत किया गया? तो भारतीय पुनर्वास परिषद को 1986 में पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दिव्यांग किसे कहा गया है? तो शारीरिक रूप से जो बालक अक्षम होते हैं उसे दिव्यांग कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडब्ल्यूडी के फुल फॉर्म पीपुल विथ डिसएबिलिटी है। पीपुल विथ डिसएबिलिटी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकलांग अधिनियम कब पारित हुआ? विकलांग अधिनियम सन 1995 में पारित हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकलांग अधिनियम अर्थात पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कब लागू किया गया? तो पीडब्ल्यू एक्ट 1995 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, देश में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? देश में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आरटीई कितने वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की बात करता है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ? तो आरटीई एक्ट पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में कब पारित हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पीओए 1992 का फुल फॉर्म क्या है? पीओए 1992 का फुल फॉर्म प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इस भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो भारतीय पुनर्वास परिषद संसद के द्वारा सितंबर 1992 में पारित किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक आते हैं, मंदबुद्धि बालक आते हैं और पिछड़े रूप से बालक आते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया? तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ईस्वी में आया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समावेशन सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में देखा गया? यह कथन यूनेस्को का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंधे बालक किसकी सहायता से पढ़ सकते हैं? तो अंधे बालक ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीएटी का पूर्ण रूप क्या है? टीएटी का पूर्ण रूप थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।